नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अगस्त 2020 के संपूर्ण करंट अफेयर्स की। इससे पहले जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स पूरा मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे अगस्त 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी पूरे अगस्त माह का ही करंट अफेयर्स है पूरा, ये अपन अध्ययन करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का। पहला ही सवाल देखिए, क्या यहाँ पे देखिए आप कि अगस्त 2020 में देखिए पहली घटना कि पीएम मोदी ने किया श्री राम, देखिए यहाँ पे श्री राम मंदिर का शिलान्यास। देखिए किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रामनगरी अयोध्या में ये श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि प्रांगण में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के साथ ही आधारशिला रखी। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा जाने वाला किस प्रकार का सवाल होगा, देखिए ये किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये कब किया? इसकी तिथि पूछी जा सकती है, 5 अगस्त 2020 को किया। अगला सवाल देखिए, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जो नए एलजी होंगे, देखिए यहाँ हम जो बात करते हैं कि मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। और यहाँ देखिए आप कहाँ के बनाए गए? जम्मू कश्मीर के बनाए गए। देखिए पूर्व में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए। आप एलजी बोल दीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल बोल दीजिए या फिर उपराज्यपाल बोल दीजिए। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसको बनाए गए? मनोज सिन्हा को बनाया गया। यहाँ पे देखिए आप आगे कि जम्मू कश्मीर की जो मुख्य न्यायाधीश थी गीता मित्तल ने राजभवन में मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई थी। तो देखिए यहाँ पे शपथ किसने दिलाई? गीता मित्तल ने। किसको? मनोज सिन्हा को। और कहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया? उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये किसका स्थान लेंगे? सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर अब उपराज्यपाल कौन होंगे? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा होंगे। अगला सवाल देखिए आपने कि गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या बनाया। देखिए जो गिरीश चंद्र मुर्मू, देखिए आप यहाँ पे कि यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब वहाँ से इनको हटा करके गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए सीएजी बनाए गए। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग अर्थात केग नियुक्त किए गए हैं। यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसको बनाया गया? भारत का गिरीश चंद्र मुर्मू को, जिसको हम सीएजी भी बोलते हैं। और इससे पहले ये क्या थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। वहाँ से अब क्या बन गए? अब बन गए ये नए सीएजी बन गए भारत के। तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हुए? भारत के नए सीएजी हुए। अगला देखिए आप, राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने। देखिए हम परीक्षा में जल्दीबाजी में क्या गलती कर देते हैं कि राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बने, केवल चुनाव आयुक्त बने। यानी चुनाव आयोग के ये एक सदस्य बने, तो 3 सदस्य होते हैं। ये किन का स्थान लेंगे? अशोक लवासा का। ये हम जुलाई माह के करंट अफेयर्स में भी पढ़ चुके हैं कि अशोक लवासा को क्या किया है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सवाल तैयार होता है कि एडीबी का उपाध्यक्ष किसको चुना गया? देखिए यहाँ पे अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया गया। और अशोक लवासा का स्थान कौन लेंगे?
उनका स्थान राजीव कुमार लेंगे। देखिए यहाँ पे एक नोट देखिए आप कि सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए यहाँ ऊपर जो बात हुई थी वो तो क्या थी, चुनाव आयुक्त की बात थी, लेकिन यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो यदि मुख्य पूछा जाए चीफ तो सुनील अरोड़ा होंगे। और जो सदस्य हैं वो सदस्य देखिए कौन कौन है, एक तो राजीव कुमार हो गए और दूसरे सुशील चंद्रा, ये 2 आयुक्त हो गए। और तीसरा जो मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुनील अरोड़ा, ये सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य है ये केवल चुनाव आयुक्त। फर्क क्या है, मुख्य का फर्क है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश से जोधपुर के राजेश परिहार की नियुक्ति हुई है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत से जोधपुर के राजेश परिहार को नियुक्त किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजेश परिहार कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं और संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ देखिए करीब 10 साल बाद, देखो कितने साल बाद, 10 साल बाद भारत फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है। देखिए यहाँ बात क्या है कि ये अस्थायी सदस्य बना है, स्थायी नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य है, स्थायी 5 सदस्य अलग है। अब अस्थायी सदस्य बना तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत के जो बात को रखने के लिए जोधपुर के राजेश परिहार को नियुक्त किया गया है और ये अक्टूबर में ज्वाइन करेंगे, अक्टूबर माह में ज्वाइन करेंगे। वहीं देखिए जोधपुर से एक बड़ी खबर भी है कि वहीं IRS पारस सांकला को, पारस सांकला बिंजवाड़िया की बीजिंग दूतावास, देखिए यहाँ बीजिंग दूतावास में प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तो जोधपुर के लिए ये देखिए एक पूरे राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है। क्या बात है कि देखिए राजेश जो परिहार है वो तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गए हैं और जो यहाँ पे पारस सांकला है ये बीजिंग दूतावास में सचिव नियुक्त हुए हैं। देखिए बात क्या है यहाँ पे कि परिहार और राजेश परिहार और पारस सांकला दोनों ही जोधपुर जिले के मथानिया गांव के रहने वाले, जोधपुर जिले के मथानिया गांव के रहने वाले। तो सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जोधपुर जिले कहाँ के रहने वाले, मथानिया के। आगे देखिए आप, पहली किसान रेल सेवा शुरू। देखिए यहाँ पे पहली किसान रेल चली है, ये कब चली, 7 अगस्त 2020 को चली थी। तो भारत की पहली किसान रेल देवलाली, देवलाली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य चलाया गया। किसान रेल सेवा, पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र से बिहार के मध्य चली है। और महाराष्ट्र का जो देखिए जगह है देवलाली और बिहार की है दानापुर। और बड़े बड़े तौर पर अपन याद रखें तो इसको यूँ भी याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार के मध्य चली 7 अगस्त 2020 को। इसी प्रकार से देखिए प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। ये संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे, देखिए ये दिल्ली में है। तो इसके जो नए अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है ये हुई है प्रदीप कुमार जोशी का। देखिए पहले भी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सवाल पूछा गया था और फिर ये नई नियुक्ति हुई है तो ये सवाल फिर पूछा जा सकता है। ये प्रदीप कुमार जोशी की हुई है। देखिए इनका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, प्रदीप कुमार जोशी। फिर देखिए गंदगी मुक्त भारत अभियान, गंदगी मुक्त भारत अभियान देखिए कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 2020 को।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। नाम क्या? गंदगी मुक्त, गंदगी को दूर करना। स्वच्छता के लिए 8 से 15 अगस्त 2020 तक दौरान ये अभियान चलाया गया था। गंदगी मुक्त भारत अभियान 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलाया गया था। इसमें देखिए 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन शहरी व ग्रामीण दोनों ही, देखिए शहरी भी है और ग्रामीण भी है, भारत में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन फिर से शुरू किया गया। एक जागरूकता के लिए आंदोलन चलाया गया था। देखिए शहरी भी है, ग्रामीण भी है। फिर देखिए विश्व आदिवासी दिवस। देखिए विश्व आदिवासी जो दिवस है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। लेकिन राजस्थान में देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया, यानी सरकारी छुट्टी, सरकारी विभागों की इस दिन छुट्टी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इस दिन विश्व आदिवासी दिवस है और ये कब है? 9 अगस्त को होता है। और ये घोषणा किसने की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इसी में एक नोट डाला हुआ देखिए आप कि 1855 में आदिवासियों का नारा क्या था? देखिए, करो या मारो, अंग्रेज़ों माटी छोड़ो। ये भी देखिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आदिवासियों ने नारा चलाया था। क्या था? करो या मारो, अंग्रेज़ों माटी छोड़ो। यहाँ देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। देखिए ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये देखिए कब मनाई गई? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर में 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। कितने? 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को, देखिए हर वर्ष 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन करते हैं, जो इस वर्ष कोविड-19 बीमारी के कारण नहीं हुआ था। देखिए हर वर्ष होता है और ये जो होता है सम्मान समारोह, ये इसको बोलते हैं एट होम रिसेप्शन। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन में होता है, लेकिन इस वर्ष नहीं हो पाया था कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण। इसी में देखिए नोट देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के लक्ष्यों को पूर्णतः करने के लिए, देखो पूर्णतः प्राप्त करने के लिए, पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत जोड़ो, देखिए यहाँ पे सवाल क्या है? भारत जोड़ो नीट इंडिया, यानी नीट इंडिया आंदोलन का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आह्वान किया। तो देख, भारत छोड़ो आंदोलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी ने अब नया आंदोलन क्या चलाया? भारत जोड़ो। ठीक है, जिसे हम नीट इंडिया भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगस्त क्रांति सप्ताह। देखिए अगस्त क्रांति सप्ताह ये राजस्थान में मनाया गया था और ये 9 से 15 अगस्त 2020 के मध्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में ये राजस्थान के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर पर, उपखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए थे। विभिन्न जो निबंध लेखन है और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। ये अगस्त क्रांति सप्ताह कब मनाया? 9 से 15 अगस्त को। फिर देखिए विश्व बायोफ्यूल दिवस। विश्व बायोफ्यूल दिवस को अपन देखिए, विश्व बायोफ्यूल दिवस है, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसको हम कह सकते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस, ये विश्व बायोफ्यूल दिवस, देखिए एक ही बात है। ये कब होता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। और यहाँ देखिए राजस्थान के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या बन सकता है कि राजस्थान बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। देखिए जैसे राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम है और वो सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वैसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि देश का प्रथम राज्य कौन सा है?
जिसने बायोफ्यूल नीति लागू की है, तो यह राजस्थान है। देखिए, भारत के प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट स्पीडवेव फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और ये कहाँ पे किया था? जोधपुर में किया है। इसी प्रकार देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस, वो एक ही बात है, 10 अगस्त, कुछ भी बायोफ्यूल बोल दीजिए आप। अब देखिए, विश्व जो बायोफ्यूल दिवस था या जैव ईंधन दिवस था, इसकी थीम क्या थी? देखिए, मुख्य विषय क्या था इसका, ये देखिए आप, थीम जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। देखिए, कई बार इनकी थीम पूछी जाती है। मुख्य विषय था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। देखिए, वर्ष 2015 में विश्व जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मना रहा है। देखिए, ये 2015 से कौन मनाता आ रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए सवाल कि विश्व सैर दिवस, वर्ल्ड लोइन डे, ये 10 अगस्त को है, ये भी देखिए आप, बायोफ्यूल डे के दिन ही है। हाथी दिवस 12 अगस्त को है, हाथी दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस, देखिए अंगदान बहुत बड़ा दान है, अंगदान दिवस ये 13 अगस्त को है। आगे देखिए, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। देखिए, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। और भारत का स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त। तो एक दिन पहले ही पाकिस्तान का है। यहाँ पे ये सवाल देखिए कि एक बार ये सवाल पूछा भी गया था। अगला सवाल देखिए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त है। सवाल इस प्रकार से था कि भारत में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन किस देश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या सन 1975 में 15 अगस्त को ही हुई थी। तो बांग्लादेश के देखिए राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या 15 अगस्त को ही हुई थी। इस कारण से बांग्लादेश देश में शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, ये 15 अगस्त 2020 को मनाया गया था। और कौन सा था? 74वां। देखिए, भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त को, 74वां था, 74। नरेंद्र मोदी लाल किले से सबसे अधिक ध्वजारोहण करने वाले चौथे प्रधानमंत्री बने। यदि लाल किले से सबसे अधिक ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्रियों की बात पूछी जाए तो नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री है। मोदी ने इस प्राचीर से लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराया था। देखिए, 7वीं बार तिरंगा फहराया है। वह ऐसा करने वाला पहले गैर कांग्रेसी नेता है। यदि गैर कांग्रेसी नेता पूछा जाए सबसे अधिक लाल किले से संबोधित करने वाले या ध्वजारोहण करने वाले, तो नरेंद्र मोदी है। देखिए, लाल किले की प्राचीर से सबसे अधिक राष्ट्रध्वज फहराने का रिकॉर्ड देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। उन्होंने 17 बार पहनाया था। ये कांग्रेसी थे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, देखिए इसी दिन क्या हुआ, 15 अगस्त को ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की थी। देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या होगा, एक हेल्थ कार्ड होगा और उस प्रत्येक नागरिक का एक हेल्थ कार्ड होगा। उस हेल्थ कार्ड में उसकी जो बीमारी है, उसके टेस्ट रिपोर्ट है, उसकी दवाइयाँ हैं, उनका पूरा विवरण होगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से की।
आपके स्वास्थ्य का एक डिजिटल कार्ड होगा और प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें उसकी बीमारी, उसके टेस्ट रिपोर्ट और औषधियों यानी दवाओं की पूरी जानकारी होगी। वर्तमान में देखिए ये स्वैच्छिक आधार पर लागू होगा। सबसे पहले तो ये होगा स्वैच्छिक आधार पर, अपनी इच्छा के अनुसार कोई बना सकता है, अर्थात ये अस्पताल तथा नागरिकों पर निर्भर करेगा कि इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं या नहीं। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, 15 अगस्त को ही मोदी जी ने और क्या कहा है कि पीएम जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की भी घोषणा की थी। ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी। इसी में देखिए प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी इन्होंने घोषणा की है। प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता को देखते हुए, देखिए टाइगर और एलिफेंट की सफलता को देखते हुए एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की है। ये घोषणा भी 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से की थी। इसी क्रम में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जाएगा जिसमें जो समुद्र और नदियों में रहने वाले डॉल्फिन है उनको फोकस किया जाएगा। वृक्षारोपण महाअभियान, ये वृक्षारोपण महाअभियान राजस्थान में चलाया गया था और ये कब चलाया गया था, देखिए 15 से 23 अगस्त के मध्य 2020 को ये 9 दिवसीय कार्यक्रम था और ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पे देखिए वृक्षारोपण महाअभियान की ये जो थीम थी, ये सवाल पूछा जाने वाला ये सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये। एक मिनख एक पेड़, एक मिनख एक पेड़ यानी हर एक मिनख एक पेड़ लगाए, ये वृक्षारोपण महाअभियान की थीम थी। इसमें देखिए प्रदेश के सभी जिलों में तालुका स्तर, जिला मुख्यालय स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था इस दौरान 15 अगस्त से 23 अगस्त के मध्य। यहाँ देखिए सखी ऐप, देखिए सवाल कैसे बनते हैं कि सखी ऐप क्या है, या कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित करने के लिए किस ऐप का अभी उद्घाटन किया था, तो सखी ऐप है और संबंध किससे, आंगनबाड़ी केंद्रों से। 16 अगस्त 2020 को इस ऐप का उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सुर सम्राट शांत हो गए। ये सुर सम्राट कौन, सुर सम्राट के नाम से कौन जाने जाते थे, पंडित जसराज। पंडित जसराज का निधन हो गया। ये गायकी के रसराज पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर, और अंतिम संस्कार इनका मुंबई में किया गया 20 अगस्त 2020 को किया गया था, जबकि 17 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए इस जो पहले भी इसका सवाल पूछा गया है कंपटीशन में, फिर आप ध्यान दीजिए पंडित जो जसराज है इनका संबंध किस घराने से है, गायकी के किस घराने से संबंध, ऐसे सवाल आते हैं। ये मेवाती घराने से ताल्लुकात रखते हैं और ख्याल की पारंपरिक गायकी के लिए जाने जाते हैं। इसी का पंडित जसराज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद कर लेना। ऐसे सवाल बहुत आते हैं क्योंकि पंडित जसराज ने अंतरिक्ष में भी अपनी जगह बनाई थी। हुआ क्या था, देखिए कि सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 में खोजे गए एक ग्रह, देखिए ग्रह का क्या नाम था, 11 नवंबर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक ग्रह खोजा था और उस ग्रह का नाम था, देखिए 2006 VP32।
जिसको संख्या क्या दी थी, देखिए संख्या देखिए 300128, ये संख्या दी गई थी। उस ग्रह का नाम था 300128। अब इसी जो ग्रह का नाम बदल करके क्या कर दिया, देखिए इस ग्रह का नाम बदल करके पंडित जसराज ग्रह कर दिया गया था। किस ग्रह का, ये जो मैं बता रहा हूँ, रेखांकित कर रहा हूँ, इस ग्रह का नाम पंडित जसराज ग्रह कर दिया। ऐसा क्यों किया ये भी देखिए आप, देखिए यहाँ नोट कीजिए, संख्या 300128, जसराज की जन्म तिथि 28 जनवरी 30 के ठीक विपरीत है। देखिए ये यहाँ पे जो उनका जन्म हुआ था 1930 में, जो ये 30 देखिए ये 30 आ गई यहाँ पे। फिर देखिए कब हुआ, जनवरी में 01, तो ये देखिए 01 आ गई। फिर देखिए ये 28 तारीख को, तो ये 28 आ गया। तो हुआ क्या, 300128 जसराज जी के जो जन्म तिथि है उसकी ठीक विपरीत है। इसी प्रकार से देखिए पंडित जसराज ने ऑस्कर विजेता फिल्म थी एक, जिसका नाम था लाइफ ऑफ पाई, में अपनी आवाज़ दी थी। इसके लिए भी गीत गाया था। किस फिल्म के लिए, लाइफ ऑफ पाई, ये ऑस्कर विजेता फिल्म थी। पंडित जसराज जी को बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, पुरस्कार भी मिले हैं। 1975 में पद्मश्री मिला, 1990 में पद्म भूषण मिला, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और 1987 में संगीत नाटक अकादमी भी मिला था, और मारवाड़ संगीत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, कि अंतरिक्ष में किस ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए इनके बारे में काफ़ी सवाल है, किस घराने से संबंधित रखते हैं, मेवाती घराने से। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें से सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांसेज है। फिर देखिए मैसूर शायर थे, और मैसूर शायर का नाम था राहत इंदौरी। इनका निधन हो गया। राहत इंदौरी कौन थे, ये उर्दू शायर और गीतकार थे। और देखिए यहाँ राहत इंदौरी लगा हुआ है, तो ये रहने वाले कहाँ के थे, इंदौर के रहने वाले थे। ये कोरोना से पीड़ित थे, संक्रमित थे, तो इनका जो कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। इनका एक मशहूर शेर था, देखिए एक इनकी शायर गज़ल क्या थी, 2 गज सही थे, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया है। देखिए ये शेर किसका है, राहत इंदौरी का ही है। देखिए मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मुकेश अंबानी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन है, और बर्नार्ड को इन्होंने पीछे पछाड़ दिया है, छोड़ दिया है, और दुनिया के चौथे अमीर बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी चौथे अमीर बने। इसी क्रम में देखिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, इस मंच का शुभारंभ किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देश भर के जो ईमानदार करदाता टैक्स देने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और टैक्स प्रणाली को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 13 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया गया था। क्या था नाम, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, यानी टैक्स प्रणाली को और भी इजी बनाने के लिए ये किया गया, इसका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर ऑप्टिकल केबल से जुड़ गए हैं, और उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और जोड़ा किसको है, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा गया है, किससे,
ऑप्टिकल केबल से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भी कई घोषणाएं की गई है। कृषि ऋण विस्तार, किसानों को उनकी प्रगति के लिए ऋण का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर जो ढांचागत फंड है, इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की है। ये संख्या पूछी जा सकती है, रुपए क्या संख्या है, कितने रुपए राशि है। 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा की है। यहाँ मंडू आरडीहे स्टेशन, यहाँ से पहले भी सवाल पूछा जा चुका है कि मंडुआडीह स्टेशन ये रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा है बनारस स्टेशन किया गया है। यहाँ किस स्टेशन का नाम बदला गया है? मंडुआडीह स्टेशन का नाम क्या किया? बनारस किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा सीट वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस किया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस किया गया है। यहाँ एक नोट क्या है, नोट आप कि इससे पूर्व मुगल सराय का नाम, मुगल सराय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले सवाल पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसका सवाल पहले पूछा जा चुका है। क्या सवाल है कि मुगल सराय का नाम क्या किया था? इससे पूर्व जो मुगल सराय था उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया था। और इलाहाबाद का भी नाम देख लीजिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था। यहाँ से दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ये मुगल सराय का नाम पहले पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, इसका दीनदयाल कर दिया गया है। तो अब की बार ये मंडुआडीह स्टेशन का नाम बनारस, ये सवाल पूछा जा सकता है। और इलाहाबाद का नाम क्या किया है? प्रयागराज किया है। यहाँ पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सेना विद्रोह के बाद, पश्चिमी अफ्रीकी देश का नाम क्या? माली। और वहाँ पे सेना का विद्रोह हो गया था। सेना विद्रोह के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी में अगला सवाल, संसद के जो अध्यक्ष है उनका 5वां सम्मेलन हुआ था। कौन सी संख्या थी? 5वां विश्व सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन हुआ 19 से 20 अगस्त 2020 के मध्य, 19 से 20 अगस्त 2020 के मध्य। ये संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से हुआ और उनकी संसदीय संघ के सहयोग से, जिसमें जेनेवा और ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा हुआ। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से ही किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? जो ये सम्मेलन हुआ था संसद के अध्यक्षों का, इसकी थीम आप, आयोजन की थीम या विषय कि पृथ्वी और उसके निवासियों के लिए शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने वाली और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय संसदीय नेतृत्व है। भारत की ओर से इसमें भाग लेने वाले थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे ये भी सवाल तैयार हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इन्होंने उद्घाटन समारोह में यहाँ पे भाग लिया था। यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआरए को मंजूरी दी है। एनआरए क्या है? एन का मतलब है नेशनल, आर का मतलब है रिक्रूटमेंट और ए का मतलब है एजेंसी, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी।
इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी है। इसमें देखिए नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु 19 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए को मंजूरी दी है। एनआरए द्वारा क्या होगा ये भी देखिए आप कि एनआरए द्वारा समूह ख और ग यानी बी और सी के जो गैर तकनीकी पद है उन पदों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्ट करने हेतु एक सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया है। देखिए इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं बेरोज़गारों के लिए, इसमें क्या होगा कि एक एजेंसी होगी जिसका नाम होगा एनआरए और ये एनआरए सीईटी टेस्ट करवाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस टेस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। फिर क्या होगा देखिए इसमें इसका जो सीईटी का आयोजन देखिए इसमें 3 विभागों को शामिल किया गया सीईटी में। एक का नाम है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी बोलते हैं हम जिसको, दूसरे का नाम है रेलवे भर्ती बोर्ड जिसको हम आरआरबी कहते हैं, और तीसरा जो विभाग होगा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, बैंकों के सभी बैंकों का जो कार्मिकों का चयन संस्थान है जिसको आईबीपीएस बोलते हैं। ये 3 एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस इन तीनों विभागों का इन विभागों में नौकरियों के लिए पदों के लिए भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन होगा। ये सीईटी परिणाम घोषित होने की, जब सीईटी का परिणाम आएगा उस घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों तक ये वैलिड रहेगा और कोई भी जो तैयारी करने वाला है अभ्यर्थी है वो कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है, उसके हाईएस्ट जो स्कोरिंग होगी उसी की मान्यता होगी। तो ये एक बार बार जो फॉर्म भरने का झंझट था उससे मुक्ति मिल गई है। ये यहाँ पे देखिए आप डिजाइन कॉन्क्लेव 2020। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल बहुत आते हैं। डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 हाल ही में कौन सा था? डिजाइन कॉन्क्लेव 2020। इसका शुभारंभ कब किया? 20 अगस्त 2020 को। और किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। देखिए इसमें डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 में क्या था, ये जो शुभारंभ हुआ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 76वें जन्म दिवस पर, जिसको हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, राज्य सरकार के कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 का किया गया। इस कार्यक्रम में किए गए लोकार्पण का और शुभारंभ किया गया, लोकार्पण किया गया। प्रमुख कार्य और योजनाएं वर्चुअल माध्यम से ही हुई, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण वैसे तो नहीं हो पाया था, इस कारण से वर्चुअल माध्यम से ही होता है। यहाँ पर देखिए इसी जो डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 में कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, उनमें हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से जो क्या क्या किया गया डिजाइन कॉन्क्लेव में, कि राजकीय संग्रहालय 12 में 5 दीघाओं का उद्घाटन हुआ। श्री गंगानगर जिले में श्री गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा का उद्घाटन किया। ये गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा बूढ़ा जोड़ में किया गया, सिखों के गुरु थे। ऐसे राजसमंद जिले में माकल्यावास में महाराणा कुंभा पैनोरमा का उद्घाटन किया। देखिए जो पैनोरमा का सवाल है पहले भी पूछा जा चुका है, किस पैनोरमा का कहाँ से संबंध है, तो महाराणा कुंभा पैनोरमा राजसमंद के माकल्यावास से, गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा बूढ़ा जोड़ श्री गंगानगर से, देवनारायण पैनोरमा देखिए गुर्जरों के देवता देवनारायण जी
देवनारायण पेनोरमा, मालासेरी, आसीन, आसीन भीलवाड़ा में इनका ये मंदिर भी है, वहाँ पे उद्घाटन किया गया। और चित्तौड़गढ़ जिले में देखिए परशुराम जी पेनोरमा, देखिए परशुराम जी जो पेनोरमा, ये मातृकुंडिया एक जगह का नाम है, रश्मि मातृकुंडिया, वहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ जिले में वहाँ पर परशुराम जी पेनोरमा का किया गया। इसी प्रकार देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में वीर गोरा बादल, देख गोरा बादल का पेनोरमा का किया गया, किस जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में है। तथा DSTISC उल्कापिंड खोज अभियान के लिए प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1056 करोड़ के कार्य शुरू किए गए। देखो किस शहर को, कोटा। यहाँ पे देखो ये राशि पूछी जा सकती है, राशि ध्यान दीजिए यहाँ पे। और ये कोटा शहर को विकास कार्यों के लिए सौगात दी है, किसने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, मित्रों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछे जा सकते हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, इसमें से कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ढंग से देख लीजिए आप कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण था ये 2020 में हुआ, 2020 था, लेकिन इसका संस्करण कौन सा था, 5वां संस्करण था। अर्थात 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले भी 4 सर्वेक्षण हो चुके थे, तो ये 5वां संस्करण था। अब 5वां संस्करण में जो स्वच्छता का सबसे स्वच्छ शहर जिसको घोषित किया गया है वो है इंदौर को। इंदौर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इंदौर को चौथी बार स्वच्छता का ताज दिया गया, अर्थात इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है और इनका प्रथम स्थान रहा है। इस कारण से चौथी बार इंदौर को स्वच्छता का ताज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से देखिए दूसरा स्थान स्वच्छता में किसका रहा, सूरत जो गुजरात में स्थित है। तीसरा स्थान नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो पहला इंदौर का, दूसरा गुजरात का, तीसरा नवी मुंबई का। सबसे नीचे स्थान पर देखिए पटना रहा है, सबसे कम स्वच्छता की पटना रहा है। और इससे ऊपर, पटना से ऊपर कुछ ऊपर बात करें तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम सेक्टर और चेन्नई रहे हैं। अब यहीं पे देखिए सवाल एक अलग बनता है कि वाराणसी को गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। यदि सवाल इस प्रकार से पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया, जो किनारे पे बसे, गंगा के किनारे बसे, तो उनमें आप वाराणसी को ध्यान रखिए। इन्हीं में देखिए आप स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 था ये राष्ट्रीय स्तर का था, पूरे देश भर में का था। ये स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण में देखिए ये 5वां संस्करण है, लेकिन पहले संस्करण में देश का सबसे स्वच्छ शहर मैसूरू को घोषित किया था। सबसे स्वच्छ शहर किसको, मैसूरू को। लेकिन ये कौन से संस्करण में था, ये पहले संस्करण में था। जबकि ये संस्करण कौन सा, 5वां। तो 5वां में किसको किया, इंदौर को। इंदौर लगातार 4 संस्करणों में ताज पहन रहा है, पहले में मैसूर ने पहना था। यहीं पर देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान में जयपुर को अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली है। जो राजस्थान में रैंकिंग मिली है उनमें जयपुर को अच्छी रैंकिंग मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जयपुर को अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 28वां स्थान दिया गया। देखिए जयपुर को कौन सा स्थान मिला, 28वां स्थान मिला है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। और जो जोधपुर शहर है उसको 29वां स्थान मिला था। यहीं देखिए विगत 2019 में जयपुर की रैंकिंग 44वीं थी, तो सुधर करके काफ़ी सुधार हुआ है, 28वीं आ गई है। यहीं देखिए जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड मिला है, ये मिला है जोधपुर को, ये भी स्वच्छता में ही मिला है। इसमें क्या मिला देखिए,
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के तहत शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान के जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग सिटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जोधपुर शहर को 29वीं रैंक मिली है। यदि जयपुर को पूछी जाए तो 28वीं रैंक मिली है और जोधपुर को 29वीं रैंक मिली है। 2019 में जोधपुर को 243वीं रैंक थी, अब कितनी रैंक मिली है? 29वीं रैंक मिली है, काफ़ी सुधार हो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देखिए 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा घोषित किया गया। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, इसको घोषित करने वाले घोषणा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने की थी। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की तरह ही इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में मैं जुलाई का जो माह का वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने काफ़ी जानकारी दी थी। या फिर देखिए उस समय घोषणा हुई थी और अब अगस्त में ये लागू हो गया। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जसराज का हो, पंडित जसराज का हो, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण हो, इंदिरा रसोई हो, ये ऐसे सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसकी तिथि बिल्कुल आपको कंठस्थ करनी है। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ था। किसने किया? अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। ये देखिए प्रदेश भर में यानी राजस्थान के 213 नगर निकायों में शुरू होने वाली 358 इंदिरा रसोई के रूप में रसोई में से 325 रसोई का एक साथ शुभारंभ मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा किया गया। देखिए कितनी नगर निकायों में, ऐसे में सवाल कैसे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है, ऐसे सवाल देते हैं। 4 विकल्प देके एक गलत देख करके पूछ लेते हैं। तो यहाँ पूरा ध्यान रखना है कि 213 नगर निकायों में, ठीक है, और 358 इंदिरा रसोई शुरू होनी थी, जिनमें से शुरू कितनी हुई? 325 ही हुई। अब जो शेष बच गई है 358 में से जो 325 हो गई, अब शेष 31 अगस्त 2020 तक ये शुरू होने की घोषणा की थी। इसी समय इंदिरा रसोई योजना में क्या होगा कि सुबह और शाम दोनों समय 8 रुपये में भर पेट के भोजन मिलेगा। मात्र 8 रुपये में भर पेट के भोजन, सुबह भी शाम को भी। तो ये वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहीं पे देखिए ये जो हुआ था, देखिए ये इंदिरा रसोई योजना का जो शुभारंभ हुआ था, ये देखिए आप। तो देखिए यहाँ पे कि प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए। इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य देखिए, प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये कदम है एक उठाया गया है। इस रसोई के लिए, इस रसोई का मतलब इंदिरा रसोई के लिए राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए देगी। देखिए यहाँ से आजकल जो सवाल आते हैं इसी प्रकार से आते हैं कि किसी योजना के संबंध में 4 विकल्प देते हैं, उनमें से एक उससे संबंध नहीं होता है और निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है या असंगत है या सही नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको ये पूरी एक एक इसकी लाइन याद रखनी है कि राज्य सरकार देखिए हर साल कितने करोड़ रुपए देगी? 100 करोड़ रुपए। किसके लिए? इंदिरा रसोई के लिए। देखिए इंदिरा रसोई में 8 रुपये में सुबह और शाम को भोजन कराया जाएगा और राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान देगी। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये सबको पता है कि अभी जो 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ये इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से, लेकिन इसमें पूछ क्या लेते हैं कि राज्य सरकार प्रति थाली कितने रुपए अनुदान देगी? 12 रुपये का अनुदान देगी। इसी में देखिए शहर के प्रमुख स्थान, देखिए ये इंदिरा रसोई योजना कहाँ कहाँ पे शुरू होगी। जो शहर के प्रमुख स्थान है
जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, अस्पताल है, जो भीड़ भाड़ वाले जहाँ पर अक्सर लोग रहते हैं वहाँ पर ये शुरू होगी। और भोजन में मुख्य रूप से जो दाल है, चपाती है, सब्जी है, अचार है, यानी पौष्टिक भोजन ही मिलेगा। इसमें प्रतिदिन 1.34 लाख, देखिए 1.34 लाख प्रतिवर्ष कितने लोग, देखिए ये तो प्रतिदिन का लक्ष्य है, और प्रतिवर्ष का 4,87,00,000 लोगों को भोजन कराया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और मोबाइल फ़ोन पर SMS के द्वारा कूपन की सूचना दी जा सकती है। किसके द्वारा? SMS के द्वारा भी। तो ये एक तरह से डिजिटल भी है इंदिरा रसोई योजना में। यहाँ देखिए, भारत ने इजराइल के साथ अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर 20 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए। किस देश के साथ? इजराइल के साथ। अगला सवाल है, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन ने, देखिए एक ही नाम है ये, अपने काला सागर, देखिए कौन सा सी, ब्लैक सी समुद्री सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोजने की 21 अगस्त 2020 को घोषणा की है। तो देखिए अब किस देश ने, तुर्की ने किस सागर में, काला सागर यानी ब्लैक सी में प्राकृतिक गैस की भंडार की सबसे बड़ी घोषणा की है। यह सवाल देखिए, हरित पथ क्या है? सवाल ऐसे आते हैं, हरित पथ। तो हरित में देखिए हरा, अब हरे का संबंध किससे होता है? वृक्षारोपण से होता है। तो हरित पथ क्या है? एक मोबाइल ऐप है जो क्या काम करता है? वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित ऐप, हरा से यहाँ देखिए संबंध भी हो जाएगा कि वृक्षारोपण से। अगला क्वेश्चन देखिए, सोफिया पोपोव, देखिए इसने क्या हुआ कि 23 अगस्त 2020 को ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर और मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला है। कौन? सोफिया पोपोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अगस्त 2020 को लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन टीम को पराजित कर चैंपियन लीग का खिताब जीता है। किसने जीता? जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने। देश के, ये सवाल देखिए, देश के सबसे लंबे रिवर रोपवे का उद्घाटन। देश का सबसे लंबा, रिवर यानी नदी पर रोप कहते हैं रस्सा, वे यानी मार्ग, यानी रस्से के माध्यम से पार करना। तो एक लंबे रिवर रोपवे का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन किया था 24 अगस्त 2020 को। देखिए सवाल ऐसे हैं कि देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कितना लंबा है? 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर लंबा है। ये देखिए कितने रुपए की लागत से बना था? 56 करोड़ रुपए की लागत से बना था। ये काम किस राज्य में? असम में है। ये गुवाहाटी व उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा, गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को। तो देश का सबसे लंबे रिवर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसी में देखिए सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन, ये देखिए इनका संबंध कहाँ से? जेम्स एंडरसन का संबंध इंग्लैंड से है और ये क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। विश्व के पहले तेज गेंदबाज, विश्व के जिसने 600 विकेट लेने वाले, जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। इसमें देखिए गुजरात टॉपर रहा है, पहला स्थान गुजरात का है। नीति आयोग द्वारा 26 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में
गुजरात का पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा तमिलनाडु का। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने राजस्थान वासियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि ऐसे सवाल है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? यहाँ देखिए चौथे स्थान पर रहा राजस्थान। महत्वपूर्ण सवाल है ये। फिर देखिए अमेरिका की कैलिफोर्निया एंड स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ से सवाल बनता है कि ये किसने सम्मानित किया? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने। और अभी सुशांत सिंह जो राजपूत की जो मृत्यु हुई थी उनके बारे में अभी संदेहास्पद है, तो उसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2020 में वे दो भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MI देखिए MI एक बेस्ट फिल्म चुनी गई है। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। MI ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई। ध्यान रखना है, यहाँ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया उसमें MI को बेस्ट फिल्म चुना गया है। और MI जो फिल्म है MI ये अभिजीत पॉल की है, अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित फिल्म है। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ने ऑनलाइन फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड जीता है। महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए रिकॉर्ड बनाया भारत ने ऑनलाइन फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड, किसमें? शतरंज में। और भारत ने फीडे विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। देखिए इसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन फीडे जो ओलंपियाड था उसमें कि फाइनल में भारत के दो खिलाड़ी थे, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख। ये काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन हुआ क्या, उसी वक्त सर्वर ख़राब हो गया था, क्योंकि ये ऑनलाइन खेली गई थी तो सर्वर ख़राब हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि रूस को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन भारत ने इसके ऊपर एक कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी। उसके बाद में भारत की आपत्ति को देख करके भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था इस ऑनलाइन ओलंपियाड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग हब व सिटी पार्क सहित 25 योजनाओं का शुभारंभ किया। कितनी योजनाएं? 25 योजनाओं का। ये अगस्त 2020 में किया था। गोवा के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक थे, अब उनको मेघालय का बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में प्लेटिनम जुबली यानी 75वीं वर्षगांठ होगी। यह आज़ादी की, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी भारत में 2022 में। और इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्या होगा कि अंतरिक्ष में इंसान भेजेंगे यहाँ पे। तो ये इसरो के जो गगनयान अभियान है उसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। फिर देखिए कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। तो यह सवाल कैसे बनता है कि कोझिकोड का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल में कोझिकोड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वह विमान क्रैश हो गया था, और ये दुबई से आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन हुआ। राजस्थान की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन हुआ, और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य की पहली ऑनलाइन लोक अदालत अर्थात ई लोक अदालत का आयोजन 22 अगस्त 2020 को किया गया। फिर ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि गीता कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। देखिए अभी अगस्त 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जो चयन किए गए उनमें राजस्थान से एकमात्र का चयन हुआ है गीता कुमारी का। यहाँ देखिए सवाल कई बनते हैं, गीता कुमारी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से है,
तो राजस्थान की एकमात्र जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होगी वो गीता कुमारी। तो ऐसे सवाल काफ़ी यहाँ सवाल बनते हैं। तो गीता कुमारी के बारे में देखिए, गीता कुमारी के बारे में कि शिक्षा विभाग भारत सरकार की ओर से देश में शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान की गीता कुमारी का चयन अगस्त 2020 में किया गया है। और राजस्थान से चयनित एकमात्र ये शिक्षिका है। देखिए, राजस्थान से चयनित होने वाली एकमात्र शिक्षिका गीता कुमारी का संबंध बाड़मेर से है और बाड़मेर के राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक स्कूल सरू पोनी मालियों का वास में ये शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। और सर का पार, देखिए इनका संबंध कहाँ से है, सर का पार बाड़मेर से इनका संबंध है, वहाँ की निवासी है। तो गीता कुमारी का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है इसको। यहाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे अपने जसराज का सवाल पढ़ा था, इंदिरा रसोई योजना था, स्वच्छता सर्वेक्षण था, काफ़ी ऐसे सवाल थे जो जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। यहाँ देखिए प्रणवदा दुनिया से विदा हो गए हैं। प्रणवदा के नाम से किसको जाना जाता है मित्रों, आपको पता होगा। देखिए प्रणवदा का सवाल है यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रणवदा देखिए कौन थे कि पूर्व राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए प्रणब मुखर्जी। देखिए पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी को प्रणवदा कहते हैं। इनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया और इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था और निधन 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले के मीराती गांव में हुआ था और इनको बचपन में पोल्टू भी कहते थे, पोल्टू। तो इनके बारे में प्रणवदा दुनिया से जो विदा हो गए, इनके बारे में देखिए और महत्वपूर्ण क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि ये 2012 से लेकर के 17 तक 13वें राष्ट्रपति के रूप में देश को अपनी सेवाएं दी थी। 2012 से 17 तक 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला। 2019 में भारत रत्न, भारत का देखिए सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न से 2019 में इनको सम्मानित किया गया और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये 6ठे राष्ट्रपति थे। यहाँ देखिए काफ़ी सवाल बनते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रणवदा कौन से राष्ट्रपति थे, ये 6ठे राष्ट्रपति थे। इनके बारे में देखिए और भी जानकर देखिए, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है। प्रणवदा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी देखिए, जो प्रणब मुखर्जी ने पुस्तकें लिखी है, बियॉन्ड सर्वाइकल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 1984 में लिखी थी। दूसरी पुस्तक देखिए ऑफ द ट्रैक 1987 में लिखी थी। तीसरी देखिए सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस 1992 में लिखी थी। अगली चौथी देखिए चैलेंज बिफोर द नेशन 1992 में। नेक्स्ट देखिए किताब थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2014 में। अगली देखिए द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014 में। और लास्ट बुक देखिए इनकी द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996। देखिए ये एक ही किताब का नाम है, ये द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996, ये 2016 में लिखी गई पुस्तक थी। ये दोस्तों ये जो पुस्तक है लास्ट की द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996 वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। ये सब पुस्तकें प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल देखिए अनलॉक 4। देखिए अनलॉक 4 शुरू कब हुआ? 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इसमें देखिए कोचिंग है, कॉलेज है, स्कूल है, ये सब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और आगे देखिए आप खेल परिदृश्य
मित्रों, खेल परिदृश्य में राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार के अलावा अर्जुन पुरस्कार है, काफ़ी अभी पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल दूंगा और वेरी इम्पोर्टेंट होंगे खेल जो परिदृश्य है, खेलों से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको तुरंत फ़ायदा भी मिल जाए। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों, यह हमने अगस्त 2020 का जो करंट अफेयर्स तैयार किया है, अगस्त माह का पढ़ा है। और यदि आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं तो तुरंत आपको अपलोड में दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करें ताकि और भी हम आगे सुधार कर सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।